नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और एक बहुत ही खास पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूं। और आज हम बात करेंगे उस कानून की जिसे भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का सबसे बड़ा संवैधानिक कदम कहा जा रहा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। करीब 3 दशक तक चर्चा, विवाद और राजनीतिक गतिरोध के बाद ये कानून संसद से पारित हुआ। लेकिन सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि 33% आरक्षण मिल गया। सवाल ये भी है कि इसका लोकतंत्र, दलों की राजनीति, नेतृत्व की संरचना और भारतीय समाज पर वास्तविक प्रभाव क्या होगा। क्या ये प्रतिनिधित्व का नया युग है या अभी भी लागू होने की राह लंबी है। पहलू कई है और इसीलिए हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत जुड़ रही है। हमारे साथ है देश की वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, संवैधानिक नीतिगत मामलों की गहरी जानकार डॉक्टर पिंकी आनंद जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल यही कि आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम की प्रबल समर्थक रही हैं। आप इसे महिला सशक्तिकरण और सुशासन, गुड गवर्नेंस की दिशा में एक फास्ट फॉरवर्ड कदम मानती हैं। अगर हम आम भाषा में, सरल भाषा में आमजन के लिए समझना चाहें कि आखिर ये कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम आखिर बदलता क्या है, शुरुआत इसी से करते हैं। देखिए, दुनिया बदलती है, रुख बदलता है, देश बदलता है, विदेश बदलता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो चीज़ एक बहुत समय से पेंडिंग थी और हम बहुत इसकी चर्चा करते हैं आज की तारीख में, बहुत प्रशंसा करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो चीज़ अटकी हुई थी इतने समय से वो आज आगे लाई। आप देखेंगे जया, इसमें ये था, ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ, प्रोग्राम नहीं, जो ये विषय शुरू हुआ कि रिजर्वेशन होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ये बात शुरू हुई थी। वहाँ से चलकर अब 1949 से लेकर आज 2026 में है, 2026 में कितने साल बीत गए हैं। और ये कितनी बार ये बिल पारित हुआ, कितनी बार फेल हुआ, कितनी बार इसमें ऑल्टरनेट चीज़ें हुई। तो ये लाने में जो एक गवर्नमेंट का कंसेंसस से आ जा रहा है, ये बात एक बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में बहुत कम ऐसी अमेंडमेंट्स रही हैं जो पूरे कंसेंसस से, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ होने से, क्योंकि फ़र्क पड़ता है। वो दिखाता है कि देश की हर राजनीतिक जो पार्टी है वो चाहती है कि ये आए। भारतीय जनता पार्टी उसको आगे लेके आई, लेकिन उसके साथ जो समर्थन मिला है, इसमें जो मेन मुद्दा यही है कि आज की तारीख में हमारे देश में जो हमारी रिजर्वेशन है, जैसे पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी एवरेज जो परसेंटेज है 14% है। 543 आपको पता है हमारी टोटल स्ट्रेंथ है एज फार एज लोकसभा इज कंसर्न। उसमें से 14% है और ग्लोबल जो एवरेज है वो 28% है। तो हम उसके ग्लोबल मार्क के बहुत नीचे हैं, बहुत देशों के भी नीचे हैं। और अगर आप दूसरे देशों को भी ना देखें, अपने देश को भी देखें, हम चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं अपना सही स्थान जगह पर पा सके। तो आज की तारीख में देखिए क्या होता है, एंट्री लेवल पर बहुत अच्छा हो गया है, एजुकेशन में है, वर्क में है, प्रोफेशन में है, हर जगह महिलाओं को आगे लिया जा रहा है। लेकिन टॉप पे जो पोजीशन है, जो पॉलिसी मेकिंग है, जहाँ पे पूरी नीति बनती है, नॉट ओनली लॉ बट पॉलिसी, वो बनती है, वहाँ पर जो महिलाओं का योगदान है वो पीछे रखा जा रहा है। तो कोशिश पहले तो ये थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिलाओं ने बाय द वे रिजर्वेशन का विरोध किया कि नहीं होना चाहिए, हम अपने आप आ जाएंगे, लेकिन वो बात नहीं हो पाई। 15 महिलाएं थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और उनका ये योगदान था। ये जाके जो शुरुआत हुई है, ये सुषमा स्वराज जी के समय 1996 में ये रेज हुआ था कि देखिए अभी सिर्फ करीबन 6% महिलाएं हैं पार्लियामेंट में, इसको आगे ले जाना चाहिए। जो ज़रूरत है कि आप एक महिला क्या है, महिला का जो रुख है, महिला का जो एक दायित्व है, महिला की जो स्टैंडिंग है, वो महिला क्या चीज़ है। महिला वही है जो सब कुछ कर सकती है, जो पढ़ी लिखी है, सशक्त है और आगे बढ़कर अपनी पॉलिसीज़ अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने विजन से, मोर देन दैट, अपना जो एक दायित्व है उसको आगे कर कैसे समाज को आगे ले जा सकती है। आपको लगता है जो तैयारी थी वो पिछले 1 दशक की थी? क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार महिला विकास की जगह वुमेन डेवलपमेंट को केंद्र में लेकर आई, तो कहीं ना कहीं ये बिल उसी का एक राजनीतिक स्तर पर एक आगे बढ़ता हुआ कदम साफ तौर पर नजर आया। आगे, इतना आगे कि आप सोच नहीं सकते कि इसका क्या डिफरेंस पड़ेगा पूरे समाज में। एक पूरा जो समाज है उसका दायित्व बदल जाएगा, उसका जो रुख है वो बदल जाएगा। ये जो सारी मूवमेंट, आप इलेक्शन की बात करें, पिछले इलेक्शन में महिलाएं और पुरुष, उनकी वोटिंग जो स्ट्रेंथ थी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थी हमारे देश में। आप ये मान के चलिए, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मेरे हिसाब से
एक जो राजनीतिक जो पार्टिसिपेशन महिलाओं की है वो बहुत ज़रूरी है। सो नॉट ओनली पार्टिसिपेशन, आप काम करते हैं, आप योगदान देते हैं, आपको वही इख्तियार है कि आप जाकर आगे उसको पार्टिसिपेट करके उसको कन्वर्ट कर सके। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको पॉलिसी मेकिंग में होना है, आपको टॉप पे होना है, आपको वहाँ होना है जहाँ डिसीजन होती है। इसीलिए जो सारी बात होती है, आप सही कह रहे हैं। देखिए, हमारे देश में इलेक्शन सबसे बड़ी एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड है, ये मान के चलते हैं। मुझे याद है जब मोदी जी 2014 में आए थे तो यही बोला था कि पूरा एक सर्वे होना चाहिए इस बात के ऊपर, और एक किताब लिखनी चाहिए कि इंडियन इलेक्टोरल जो सिस्टम है वो किस प्रकार से करता है। आपकी वोटिंग स्ट्रेंथ में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, अबाउट 62%, 63%। महिलाएं बहुत बड़ा वोटर वर्ग बनकर उभरी हैं, बहुत उभरी हैं। क्यों उभरी हैं? क्योंकि आप एक हद तक पहले भी आप लेके आए थे जो अमेंडमेंट सी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सी, उसमें भी ये फर्क पड़ा कि लोग आगे आए। सो महिलाएं आगे योगदान करें एज वोटर्स। तो महिलाएं आज की तारीख में 14% करके 543 जो आपके मेंबर्स हैं पूरे पार्लियामेंट में, इतनी लो परसेंटेज करके हम क्यों अपने आप को पीछे रखें? तो ये सवाल भी लगातार उठा कि 3 दशक तक ये बिल क्यों अटका रहा? कानूनी कारण ज्यादा थे या राजनीतिक? राजनीतिक कानून ने हमेशा साथ दिया है कि होना चाहिए। अभी पीछे भी हाल फिलहाल में भी सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को काफ़ी टेकअप किया था, और यही बल्कि कहा था कि जल्द से जल्द क्यों नहीं आता है। तो इसलिए कानूनी तरफ से आज की डेट में कोई भी इसमें दो राय नहीं है। लेकिन राजनीतिक स्तर पर अगर आप देखेंगे, जब भी बिल हुआ, ये बिल पास क्यों नहीं हुआ? लैप्स हो गया। 4 बार ही हुआ एक बार, इसके बाद वो लैप्स हो गया, फिर 5वीं बार आया, फिर वो लैप्स हो गया। उसमें क्या क्या अड़चने आई, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देती हूँ। इसमें रिजर्वेशन होनी चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, इसमें ऑल्टरनेट सीट्स होनी चाहिए, कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर उसको साइडलाइन कर दिया जाता था। तो आज के रुख में जो एक बात हो रही है कि आप सीधा रिजर्वेशन करिए, उसमें अगर आपको आगे परसेंटेज करनी है, रिजर्वेशन करनी है, वो अलग बात है, बट हैव दिस रिजर्वेशन इन प्लेस। बिल्कुल। इस कानून को संविधान संशोधन के जरिए लाना क्यों जरूरी था? साधारण कानून से काम क्यों नहीं चल सकता था? नहीं चल सकता है, बिकॉज आपकी जो सारी इलेक्शन की प्रक्रिया है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आती है। रिजर्वेशन पहले भी जब मैं आपको बता रही थी, जो पंचायत के लिए हुई थी, म्यूनिसिपल के लिए हुई थी, लोकल बॉडीज के लिए हुई थी, वो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुई थी। इट हैज़ टू बी बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में यू हैव टू मेक द प्रोविजन कि इतने आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। सो अल्टीमेटली द रिजर्वेशन हैज टू बी मेड ओनली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अकॉर्डिंग आपको और कुछ चेंजेस करनी है, वो अलग बात है। वो आपको पता है कि वो भी कुछ चर्चा के विषय चल रहे हैं आज की तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल। इस कानून को जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू करने की बात कही गई। क्या इसे तुरंत लागू करने में कोई लॉजिकल अड़चन थी, या फिर सेंसस और डिलिमिटेशन से जोड़ने पर इतना विवाद क्यों? देखिए, इसलिए है क्योंकि समय, अगर ये सारा प्रोसेस होगा तो पता नहीं कितने साल बाद ये प्रोसेस होगा, क्योंकि 1971 सेंसस के आधार पर आज हम चल रहे हैं। 2021 में सेंसस होना था, वो नहीं हो पाया है। तो अगर आप 1971 के सेंसस को लेते हैं तभी जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ये सेंसस का प्रोसेस करते हैं, सेंसस एक चीज़ है, प्रक्रिया चल रही है, अपने आप में वो भी समय लेता है। उसके बाद डीलिमिटेशन अपने आप में एक और बड़ा मुश्किल स्टेप है जो समय लेता है, तो उसको करने में 2-3 साल लग जाएंगे। तो आपका ये सारा जो डिले प्रोसेस है, उसमें देखिए क्या करना होता है। आप अगर पूरी अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या इलेक्टोरल इलेक्शंस कह लीजिए, वो आप डिलिमिटेशन के बेसिस पे कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग है, तो उसमें ये कहना कि विमेन रिजर्वेशन को आप डिले कर दीजिए ताकि एक दूसरा सेंसस हो, उसके ऊपर डिलिमिटेशन हो, वो तो कार्य होना है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगेन वी आर मैंडेटरी टू डू, हम निकल नहीं सकते उससे। लेकिन आज की तारीख में समय की बात होती है हमेशा। आई ऑलवेज बिलीव दिस कि विमेन रिजर्वेशन जो है, ये जो रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, वो एक फास्ट फॉरवर्ड स्टेप है समाज के लिए। हो सकता था तो अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाली सब जो महिलाएं थी वो अपने आप जो सोचती थी कि आ जाएगा, वो एक बात थी, आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं आ सका, आपको पता है जब इसमें डिबेट हुई तो कई लोगों ने बाद में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के समय नहीं, बाद में ये विवाद उठाया कि इतनी महिलाएं मेरिट वाली हैं जो सीट ले सकेंगी। बिल्कुल यही सवाल, क्योंकि आप हमेशा योग्यता की और मेरिट की बात करती हैं, तो ये जो 33% आरक्षण महिलाओं को यहाँ पर मिलने की बात हो रही है, इसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि ये बात हो रही है कि भैया प्रॉक्सी पॉलिटिक्स हो जाएगी या फिर केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति होगी, इसे निकालकर उसे सक्रिय नीति निर्धारण यानी कि पॉलिसी मेकिंग, जिसको लेकर आप अब लगातार बात कर रही हैं, उसमें कैसे मदद करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, ऐसे तो आलोचक लगातार ये कह रहे हैं।
देखिए जया, ये यही सारे प्रश्न उठे थे जब हाँ, पंचायत और विश्व- म्यूनिसिपल इलेक्शंस में, जब इलेक्शंस हुए थे तो यही कहा गया था कि महिलाएं, मतलब किसी की बीवी, किसी की बेटी बिल्कुल। आ जाएगी, उसको आगे रख दिया जाएगा, पीछे से कोई और चलाएगा। और भी ऐसे समय थे भी, ये नहीं कि ऐसे समय नहीं थे, लेकिन समय पे आने पर आप देखेंगे जो सारा ये एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, जो आगे प्रोग्रेसिव स्टेप हुआ रादर, उसमें महिलाएं आगे आई और 33% से ज़्यादा बढ़ गई। आज की तारीख में आपको पता है हमारे पास कितने महिला सरपंच है, और वैसी सरपंच नहीं जो घर में बैठती है, सरपंच वहाँ बैठकर जो पूरा अपना डिसीजन करती है। एक समय तक पुरुषों का था कि वो आकर कंट्रोल भी करते थे, डिसाइड भी करते थे, ऐसा नहीं होता। जब आप समाज को बदलते हैं तो तुरंत कभी नहीं बदल सकते। जो आपकी सीट पावर की, देखिए इसमें पावर भी है। आप इस पोजीशन में आते हैं, टॉप पे कभी भी आते हैं, किसी भी पोजीशन में, चाहे विमेन रिजर्वेशन में हो, चाहे आप कानून में ले लीजिए, चाहे आप डॉक्टर में ले लीजिए, चाहे आप कंपनी में ले लीजिए, मैनेजिंग डायरेक्टर ले लीजिए, ये पावर पोजीशन है। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी पावर पोजीशन को हटा दिया जाए या उसको डाइल्यूट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो आप चाहते हैं कि आप ही करते रहें, इसलिए इस प्रोसेस को करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये प्रोसेस बदला और ये एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं। अब सेबी ने करा कंपनीज में कानून का जो परिवर्तन, उसमें था कि एक महिला पब्लिक लिस्टेड कंपनी में होनी चाहिए मैंडेटरीली, कानून से हुआ ये रिजर्वेशन। तो एक महिला मोस्ट पब्लिक कंपनीज में, मैं नहीं कह सकती कि सब में है क्योंकि नहीं है, उसमें भी कमियां रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली महिलाएं आगे आई और एमडीज एंड डायरेक्टर्स आज की डेट में आप देखिए कहाँ कहाँ महिलाएं हैं, लेकिन एक 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 करके हैं। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी रहता है, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की बात करती हूँ, चीफ जस्टिस नागरत्ना हमारी पहली बार बनेगी 2027 में, और ये पहली महिला है जो चीफ जस्टिस बनेगी। अपने आप में सोचिए कि एक वो जो महिला चीफ जस्टिस बनेगी, कितनी महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा कि आप आगे आएं और बढ़े, और ये आप कर सकते हैं। मैम, 15 साल का समय सीमा यहाँ पर अधिनियम में रखी गई है कि अधिनियम में 15 साल बाद आरक्षण की समीक्षा का प्रावधान है। क्या कानूनविद के तौर पर आप ये मानती हैं कि ये समय महिलाओं को राजनीति में पूरी तरह से स्थापित करने के लिए पर्याप्त है? देखिए क्या पर्याप्त है वो तो समय ही दिखा सकता है, लेकिन रिजर्वेशन अपने आप में, आरक्षण जो है वो एक सीमा तक होना चाहिए। आरक्षण हर समय के लिए नहीं होना चाहिए। आरक्षण का मतलब होता है कि आप एक शब्द है किक स्टार्ट, एक किक स्टार्ट करने के लिए कि आप उनको आगे ले आए। उसके बाद आप, ये नहीं हो सकता कि हर बार आपकी कच्ची मिट्टी होगी और आप हमेशा आपको एक बेनिफिट दिया जाएगा। आपको अपना दायित्व दिखाना पड़ेगा, आपको अपना मेरिट दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू शो दैट। आप किसी भी समाज में ये चाहें कि हर समय आपको रिजर्वेशन हो, वो नहीं होता। तो मेरे हिसाब से 15 साल एक बहुत अच्छा समय है जो पार्लियामेंट ने आगे करा है, जिस सीमा में महिलाएं अपना योगदान देकर, अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है वो लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ताकि अगली बार वो अपने आप समझ जाएं। एक किक स्टार्ट चाहिए, एक पुश चाहिए जो वो ये दे रहा है। तो अगर ये जब भी लागू होगा तो भारत की राजनीति में आप क्या बड़ा बदलाव देखती हैं? अगले 10 साल में भारत की राजनीति कैसी आपको दिखती नजर आती है? देखिए मेरे हिसाब से भारत की राजनीति आज की तारीख पर भी जो टारगेट है, जो वही जेंडर की बात कर रहे हैं, पूरा जेंडर का स्टेटमेंट पूरा आगे आ चुका है। एक समय था जब ये सब्जेक्ट ना बंद कमरों में बात की जाती थी कि ठीक है महिलाओं के लिए करना है। आज की तारीख में ये आगे आ चुका है। ये इसी को बढ़ावा देने के लिए जो एक ज़रूरी बात है जेंडर स्टेटमेंट का, और मेरा एक और मानना है कि महिलाओं का जो एक योगदान है वो बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी होता है, एक तरीके से समर्थ भी होता है, लेकिन तरीका देखने का होता है, सोच का होता है। महिलाएं परिवार को आगे बढ़ाती है, महिलाएं समाज को आगे बढ़ाती है। तो ये जब सोच है, वही परिवर्तन जो होगा, जो पॉलिसीज में और आगे इनको बढ़ावा दिया जाएगा, वही मेरा मानना है। तो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक ब्रेक थ्रू नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म एब्सोल्युटली है। ट्रांसफॉर्मेटिव। देखिए हमेशा एक विजन जो होती है, और मोदी जी की जो विजन रही है इस बात पे इतनी ग्रेट है। उन्होंने हर चीज़ में सोच, टॉयलेट्स, गर्ल टॉयलेट्स 2014 में, मुझे आज तक याद है, लाल किले में मैं जब सुन रही थी तो मैंने कहा देखिए ये पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री विमेन टॉयलेट्स के लिए बात करे, और उसको परिवर्तन भी किया। एक छोटी सी चीज़ सोचने में, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ जो महिलाओं के दायित्व के लिए ज़रूरी बन गई, वो आगे लेके गए। ये सारा जो होता है एक विजन से इंसान बदलता है, समाज बदलता है, परिवर्तन होता है।
बिल्कुल, और ये परिवर्तन सिर्फ कागज़ों में नहीं, हम ज़मीन पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पॉडकास्ट में। तो डॉक्टर पिंकी आनंद जो बता रही हैं कि किस तरह से ये कानून सिर्फ सीटों का आरक्षण नहीं है, आधी आबादी की आकांक्षाओं को लोकतंत्र के केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास है। जब लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों पर महिलाओं की आवाज़ बढ़ती है तो केवल सदन की संरचना नहीं बदलती, नीतियों की प्राथमिकताएं, शासन की संवेदनशीलता और राष्ट्र निर्माण की दिशा भी बदलती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम उस परिवर्तन की शुरुआत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण पॉडकास्ट में। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।